नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का। और बात कर रहे थे शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों के अंतिम पड़ाव पर हैं। बहुत सारी शिक्षण विधियां हमने जो प्रमुख प्रमुख हैं उन पर चर्चाएं कर ली है। आज की इस कक्षा में हम कुछ और महत्वपूर्ण विधियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सैनिक विधि या उसको संघटनापरक विधि भी कहते हैं। सैनिक विधि पर हम बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही लगता है कि पता नहीं ये कहीं सेना में काम में आने वाली विधि है, इसीलिए सैनिक विधि कहा है। तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के सैनिकों को विविध देशों में जाना पड़ रहा था और उस समय उन सैनिकों के समक्ष सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती थी तो वो उस देश की भाषा से संबंधित थी। तो उन सैनिकों को कम समय में कुछ शब्दावलियों को उस देश की भाषा को रटवा लिया जाता था, है ना। उनको कुछ शब्द ऐसे जो रोजमर्रा के होते थे उनको रटवा दिए जाते थे ताकि उस ऑपरेशन में उस देश में वो सैनिक जो हैं कम से कम अपना जो कुछ मिशन है उसको वो पूरा कर सके और अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक तरह से कर सके। तो मित्रों, बिल्कुल आपने ठीक समझा है, सैनिक विधि है। आइए इसको विस्तार से समझने का हम प्रयास करते हैं। इस विधि में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इसके कई सारे नाम हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सैनिक विधि कहा गया है, संघटना परक विधि कहा गया है, अनौपचारिक विधि भी कहा गया है, नवीन विधि है ये। ठीक है मित्रों, नवीन विधि है, प्राचीन विधि नहीं है ना। लगभग 1939 के ठीक बाद अमेरिकी सैनिकों के निमित्त इस विधि का इजाद किया गया है। भाषा वैज्ञानिक विधि भी इसका नाम है, श्रव्य भाष्य विधि भी इसका नाम है, और फिर आप देखेंगे परिस्मरण विधि भी है ना। अनुकरण परिस्मरण विधि भी इसका नाम है, आर्मी मेथड भी इसका नाम है, अनुकरण परिस्मरण विधि भी इसका नाम है मित्रों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस विधि में हम सैनिकों को कम समय में कुछ ऐसी शब्दावलियां सिखा देते हैं, रटवा देते हैं। सैनिकों को द्वितीय भाषा की शिक्षा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया। सैनिकों को द्वितीय भाषा की शिक्षा देने के लिए इस सैनिक विधि या संघटनापरक विधि का क्या किया गया मित्रों, प्रयोग किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये भी द्वितीय भाषा सिखाने की क्या है, विधि है, ध्यान रखना। द्विभाषी पद्धति भी, व्याकरण अनुवाद भी, समझ रहे हैं आप, भाषा संसर्ग विधि भी, है ना। भाषा संसर्ग विधि तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसी भाषा में सिखानी वो है, लेकिन यहाँ द्विभाषी पद्धति है, व्याकरण अनुवाद पद्धति है, जिसमें हम क्या करते हैं, द्वितीय भाषा सिखाते हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकन सैनिकों को विविध देशों की यात्रा करनी पड़ी। सैनिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या संबंधित देश की भाषा थी। इस कमी को दूर करने के लिए अमेरिकी शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक पेंज, बोस और ब्लूम वर्दीमर आदि ने मिलकर इस विधि का प्रवर्तन किया। ध्यान रखना, सैनिक विधि के प्रवर्तक कौन, पेंज, बोज, ब्लूम और वर्दीमर, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मिलकर सैनिक विधि का क्या किया मित्रों, प्रवर्तन किया। इसके उपरांत सपीर जो है, उन्होंने इस विधि में कुछ संशोधन किया, इसलिए इनको भी प्रतिपादकों में से ही एक माना जाता है। तो मुख्य रूप से पेंज, बोस, ब्लूम, वर्दीमर और सपीर जो है सैनिक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते, ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ गई। अब देखिए प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया मित्रों, इस विधि में 15-20 सैनिकों का एक समूह बना दिया जाता है। कितने सैनिकों का, 15-20 सैनिकों का एक समूह बना दिया जाता है तथा उनको 20-25 दिनों तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया जाता है। यानी इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनको क्या किया जाता है, 20-25 दिन तक ट्रेंड किया जाता है। ये आप समझें इस बात से। इस समयावधि में उन्हें द्वितीय भाषा के दैनिक जीवन में काम आने वाले व अन्य आवश्यक शब्दों, वाक्यों को मातृभाषा में अर्थ स्पष्ट करते हुए समझाया जाता है। मान लीजिए अमेरिकी सैनिक हैं, अमेरिकन उनकी मातृभाषा है, और उनको रशिया में या जर्मनी में या जापान में या जहां पर भी विश्व के किसी अन्य देश में कोई ऑपरेशन करना है, कोई आक्रमण करना है, तो उसको मान लीजिए जापान भेजने हैं सैनिकों के एक टुकड़ी को, दल को, तो उन्हें जापानी जो है वो सिखाई जाती है। अब जापानी सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जापानी शब्द सिखाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं। तो 15-20 सैनिकों का एक दल बनाकर उनको 20-25 दिन के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है जापानी सिखाने की। ये है सैनिक शिक्षण विधि मित्रों। ठीक है, इसी प्रकार छात्रों को भी इस विधि द्वारा द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। छात्रों को भी इस विधि द्वारा क्या द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। जैसे एप्पल सिखाना है तो हम सेब उसको बता रहे हैं क्योंकि ये मातृभाषा में है।
मैंगो सिखाना है, रटवाना है, तो आम उसको हम बोल के बता रहे हैं कि मैंगो मीन्स क्या होता है, आम होता है ना, और एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है मित्रों। तो द्वितीय भाषा जो है वो मातृभाषा के सहयोग से ही द्वितीय भाषा इसमें क्या की जाती है, सिखाई जाती है। इस विधि में व्याकरण शिक्षण की अनौपचारिक औपचारिकता, व्याकरण शिक्षण की औपचारिकता नहीं निभाई जाती। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या सैनिक शिक्षण विधि में व्याकरण शिक्षा दी जाती है क्या? नहीं, कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। व्याकरण शिक्षण की कोई औपचारिकता इसमें निभाई नहीं जाती है। इस बात का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो यहाँ इसे अनौपचारिक शिक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अनौपचारिक शिक्षण विधि कहते हैं। शब्दावली पर बहुत अधिक बल देने की जगह इसमें भाषा संगठन पर अधिक बल दिया जाता है। स्वाभाविक संवादों तथा मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास करवाया जाता है। मौखिक कथनों द्वारा क्या किया जाता है मित्रों? बार बार अभ्यास करवाया जाता है। भाषा विज्ञान का आधार लेने से इसे भाषा विज्ञान का आधार लिया जाता है। तो भाषा विज्ञान का आधार लेने से इसको भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, भाषा वैज्ञानिक विधि। इस विधि में शिक्षक या आदर्श वक्ता स्वयं अथवा टैप रिकॉर्डर द्वारा विद्यार्थियों को क्या करता है? सुनाता है, शब्द सुनाता है मित्रों, शब्द सुनाता है। और विद्यार्थी उच्चारण व संवाद करते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, संवाद करते हैं, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं? द्वितीय भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, कंठस्थ करते हैं उन पूरे संवादों को अनुकरण करते हुए, है ना। इसलिए अनुकरण परिस्मरण विधि भी बार बार उसको याद करना, इसलिए इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी क्या है कहते हैं, अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, जो संवाद हैं, जो शब्द हैं, वो क्या है? टैप रिकॉर्डर के द्वारा एक शिक्षक या स्वयं बोलकर बच्चों को क्या करता है? सुनाता है। बच्चे उस संवाद को या उन शब्दों को क्या करते हैं? याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस विधि में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर भाषिक कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है। भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा भाषिक कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, है ना। भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, ए से लेकर जेड तक नहीं समझाया जाता है। बस वो जो तत्व हैं, कुछ इस तरह के शब्द हैं, संवाद हैं, उनको रटवा दिया जाता है, जिससे द्वितीय भाषा जो है उसकी कुछ द्वितीय भाषा की बातें वो समझ जाए और काम कर ले। इस शिक्षण विधि की विशेषताएं देखिए मित्रों, इसमें भाषा का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। इसमें भाषा का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। द्वितीय भाषा की जानकारी शीघ्रता से दी जाती है। कोई बहुत लंबा समय लगाकर इसमें द्वितीय भाषा सिखाए, ऐसा नहीं है। इस विधि में शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, इस पर अधिक बल दिया जाता है। और उच्चारण और श्रवण कौशल का विकास होता है। इस विधि के द्वारा उच्चारण और श्रवण कौशल का भी क्या होता है मित्रों? विकास होता है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ श्रवण और उच्चारण कौशल का विशेष रूप से इस विधि में विकास होता है। इस विधि की कुछ सीमाएं, रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया जाता है। और जब मित्रों यह रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल जिस विधि में दिया जाएगा मित्रों, वह मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहलाएगी। इस विधि में व्याकरण की उपेक्षा की जाती है मित्रों। किसकी उपेक्षा की जाती है? व्याकरण की उपेक्षा की जाती है। और व्याकरण शिक्षण के अभाव में द्वितीय भाषा का
पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है मित्रों। व्याकरण शिक्षण के अभाव में द्वितीयक भाषा का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं होता है। हाँ मित्रों, चलिए कुछ छोटी छोटी बाधाएं बीच में आ जाती है, क्या करें, सामाजिक जीवन है मित्रों। चलिए, व्याकरण शिक्षण के अभाव में द्वितीयक भाषा का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए व्याकरण की शिक्षा नहीं होगी तो भाषा का पूरा ज्ञान तो नहीं हो सकता, लेकिन एक काम चलाऊ काम हो जाएगा। तो बच्चों को भी द्वितीय भाषा कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ संवाद रटवा दिए जाते हैं, लेकिन बहुत व्यवस्थित रूप से द्वितीय भाषा सिखाई नहीं जा सकती इस विधि के द्वारा। फिर भी ये आर्मी मेथड है मित्रों, है ना, कम समय में कुछ शब्द, कुछ वाक्यांश, कुछ शब्दांश, है ना, कुछ शब्द वाक्य सब सिखा दिए जाते हैं ताकि उनका काम एक बार निकल जाए। मित्रों, अगली विधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विधि है, ध्वन्यात्मक विधि। जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे कि इसमें ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्चारण, ध्वनि का अर्थ क्या है, उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों को इस विधि में कहीं न कहीं प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक अक्षर का अच्छे से उच्चारण करके बच्चों को सिखाया जाता है। शिक्षक के द्वारा शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण पर बल दिया जाता है। ऐसे कुछ समान शब्दों की बार बार आवृत्ति करवाई जाती है, जिससे जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो बहुत अच्छे से उच्चारण कर पाए और शब्दों को शुद्ध रूप से सुन पाए, सीख पाए और धीरे धीरे वो उन शब्दों को लिख पाए। आइए देखते हैं ध्वन्यात्मक विधि। इस विधि का एक नाम है ध्वनि साम्य विधि। ये भी आपको महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। यह संश्लेषण विधि है। आप सोच रहे होंगे कि सर स्लाइड सारी, मित्रों समय कम होता है, मैं प्रयास करता हूं कि आपका कम समय में, कम नेट में काम हो जाए, इसलिए इस तरह की स्लाइड्स को प्रिपेयर करके आपके सामने रखता हूं, ताकि यही बात मैं लिखूंगा, आप सोचिए तो लिखने में हो सकता है मुझे 5 मिनट लगे, लेकिन अगर ये बात पहले से मेरे पास प्रिपेयर है तो हो सकता है इसको 2 मिनट में या 1 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत कर लेता हूं। तो मैं ये सोचता हूं हजारों हजार विद्यार्थी जो हैं कहीं न कहीं नेट का भी उपयोग करते हैं, उनको बार बार परेशानी ना हो। दूसरा, कम समय में आपको अधिक अधिगम हो जाए, यही तो उद्देश्य होता है शिक्षण विधियों का, तो मैं उसी उद्देश्य के अनुरूप काम कर रहा हूं। तो देखिए, ध्वन्यात्मक विधि है, मूल रूप से इसका नाम है ध्वन्यात्मक विधि, ध्वनि साम्य विधि भी कहते हैं। ध्वनि साम्य का मतलब समान ध्वनियों वाले शब्दों को हम बार बार बच्चों तक पहुंचाते हैं। संश्लेषण विधि भी है। ध्वनि का विशेष महत्व है मित्रों इस विधि में, ध्वनि पर ही विशेष बल दिया जाता है, अर्थ पर इतना बल नहीं दिया जाता, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और उच्चारण अभ्यास पर बल दिया जाता है। नवीन विधि मित्रों, ये कोई प्राचीन विधि नहीं है, और इस विधि के जो प्रवर्तक है माइकल सेमर है, बहुत महत्वपूर्ण है, तथ्य परीक्षा में आता है। ध्यान रखिए, 1935 ईस्वी में इस विधि का कहीं कहीं इजाद किया माइकल सेमर ने। तो माइकल सेमर जो है ध्वन्यात्मक विधि के प्रवर्तक हैं। इस विधि में होता क्या, अध्यापक उच्चारण दोष को दूर करने के लिए एक जैसे उच्चरित होने वाले शब्दों का उच्चारण करवाते हुए अभ्यास करवाता है। उच्चारण दोष को दूर करने के लिए एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द कैसे, जैसे गर्म, नर्म, शर्म, धर्म, है ना, कर्म, मर्म आदि जो शब्द हैं वो एक जैसे उच्चारण वाले हैं। तो शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए अध्यापक टैप रिकॉर्डर की सहायता भी ले सकता है। शुद्ध उच्चारण सिखाना, ऐसे शब्दों को बार बार बच्चे को बुलवाता है, जिससे उसके उच्चारण का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। उच्चारण में कहीं वो भयभीत होता है, वो भय उसका निकल जाता है। शुद्ध उच्चारण भी वो समझ पाता है, सीख पाता है। मित्रों, इससे पहले अध्यापक जो है एक एक वर्ण का शुद्ध उच्चारण करके बच्चों से भी अनुकरण करवा के, अभ्यास करवा के उनका उच्चारण बिल्कुल परफेक्ट करता है इस विधि में। और कहते हैं कि भाषा विज्ञान में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विज्ञान है तो ध्वनि विज्ञान है मित्रों। इसका सुदृढ़ होना, इसका मतलब भाषा का सुदृढ़ होना है। तो इस विधि में यही प्रयास किया जाता है। भाषा विज्ञान में सबसे पहले हम सर्वाधिक बल ध्वनि विज्ञान पर दिया जाता है। इस विधि में अर्थ की अपेक्षा ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है। इस विधि में अर्थ की अपेक्षा किस पर ध्यान दिया जाता है, ध्वनि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्थ बच्चे को बाद में सिखाते हैं, पहले ध्वनि जो है वो स्पष्ट रूप से उसकी अच्छी होनी चाहिए। उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्तमान में बहुत सारे साधन है ना, जैसे लिंगुआ फोन है, भाषा प्रयोगशाला है, टैप रिकॉर्डर आदि बहुत सारे साधन है, कंप्यूटर है। इन यंत्रों का बड़ा सहयोग मिलता है, सहायक सिद्ध हुआ, सहायक बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं, ठीक है। प्रयोग बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं, ठीक है मित्रों, प्रयोग बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके प्रमुख गुण और विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, देखिएगा। तो क्या क्या गुण हो सकते हैं, देखिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को क्लियर किया जाता है।
यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है क्योंकि हम शब्द उच्चारण सिखा रहे हैं, उसको शुद्ध उच्चारण सिखा रहे हैं, है ना। तो वर्ण, ध्वनि और अक्षर और शब्द और वाक्य सबके बारे में थोड़ा सा समझाते हुए उच्चारण करवाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है, वर्णों और ध्वनियों के उच्चारण को स्पष्ट करते हुए शब्द का उच्चारण। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, काफी अभ्यास होता है इसमें, और छात्रों का उच्चारण अच्छा व शुद्ध हो जाता है। छात्रों का उच्चारण, है ना, आप देखिए भाषा का विद्यार्थी है और अगर उसका उच्चारण ठीक नहीं है तो काफी कुछ दुविधाएं जो है हमें देखनी पड़ती है, और उच्चारण में क्षेत्रीयता का प्रभाव कहीं कहीं पड़ता है। मित्रों, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदी का पाठन करवाते हैं, अध्यापन करवाते हैं, लेकिन हो सकता है वो भी सकूल ही बोलते हैं, वो भी स्पष्ट ही बोलते हैं। कारण ये क्षेत्रीयता है ना। वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसमें इस तरह का उच्चारण है, इसलिए वो स्पष्ट ही बोलते हैं, जबकि वो स्पष्ट है ना। स्कूल है ना, जबकि हो सकता है सकूल बोल दे, स्कूल बोल दे। ये क्षेत्रीयता का प्रभाव है। बच्चों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। इसके द्वारा सीमित शब्दों का ही ज्ञान करवाया जाता है, इसके द्वारा सीमित शब्दों का ही ज्ञान करवाया जाता है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। भाषा के सभी अंगों को नहीं पढ़ा जाता, केवल ध्वनि पर ध्यान दिया जाता है, वर्ण पर ध्यान दिया जाता है, बाकी पर ज्यादा ध्यान इसमें दिया नहीं जाता है। तो ये कुछ इसकी कमियां हैं, होती है मित्रों। जहां प्लस पॉइंट है वहां कुछ माइनस भी होते हैं। चलिए द्विभाषी पद्धति पर बात कर लेते हैं। द्विभाषी पद्धति आखिर क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट दो भाषाओं की बात है कहीं न कहीं। ये भी नवीन विधि है मित्रों, नवीन विधि है, और द्वितीय भाषा सिखाने की विधि है। किसके? द्वितीय भाषा सिखाने की विधि है, और इस विधि में अनुवाद नहीं किया जाता। ध्यान देना, इस विधि में अनुवाद नहीं किया जाता। सीधे ही जो भाषा सिखानी उसको मातृभाषा के साथ ही मिक्स करके बच्चों को सिखा दिया जाता है। सीधा सीधा अनुवाद नहीं होता, कुछ शब्दों का अनुवाद भी करते हैं, लेकिन सीधा सीधा अनुवाद नहीं किया जाता। इस विधि में अध्यापक मातृभाषा व द्वितीय भाषा के शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। अध्यापक मातृभाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। अध्यापक, यहां लिख रहा हूं, अध्यापक द्वारा छात्रों को, अध्यापक द्वारा छात्रों को मातृभाषा व द्वितीय भाषा के शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। मातृभाषा में प्रत्यक्षीकरण से ही बालक को अन्य भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। इसमें जो मुख्य बात है कि बच्चे को मातृभाषा में प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है। जैसे मातृभाषा में वो मान लीजिए कोई एक प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ मान लीजिए हमारे सामने एक बैलगाड़ी है, मान लीजिए सपोज, तो बच्चे को पहले वो मातृभाषा में उसको देखता है, सुनता है, ये बैलगाड़ी है, तो उसके दिमाग में बैलगाड़ी का पूरा चित्र फिट हो जाएगा और बैलगाड़ी शब्द भी उसके दिमाग में होगा। अब इसी चीज को ब्लॉक कार्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, और उसको फिर वो थोड़ा सा रिलेट किया जाता है। तो धीरे धीरे बच्चे के मन में, मस्तिष्क में जो पहले से संप्रत्यय स्पष्ट है उसी को कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी भाषा में या अन्य द्वितीय भाषा में, तो बच्चा उस बात को धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। तो मातृभाषा में प्रत्यक्षीकरण से ही बालक को अन्य भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। अब आप देखिएगा, द्विभाषी पद्धति की यह मान्यता है ना। अब इसमें क्या प्रक्रिया होती है उस पर चर्चा करते हैं। यह मान्यता है कि बालक जब मातृभाषा सीखता है तो प्रत्यक्षीकरण साथ साथ करता चलता है ना। वो मातृभाषा सीखता है तो साथ साथ में माँ उसको, देखो बेटा ये कप है, ये गाय है, ये बैल है, ये घोड़ा है, ये गधा है ना, ये चम्मच है, ये कटोरी है ना, ये तपेली है, जो भी, तो ये बच्चा साथ साथ प्रत्यक्षीकरण करता सीखता है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है उसके देखता है, प्रत्यक्ष देखता है, और उसका बिंब जो है उसके दिमाग में बन जाता है। जैसे माँ ने कहा लो मीठा आम खाओ, बच्चे को कहा लो मीठा आम खाओ, बच्चे ने आम खाया, उसके स्वाद का अनुभव किया, साथ ही उसने देखा कि इस वस्तु को आम कहते, प्रत्यक्षीकरण हो, इसको आम कहते हैं, है ना, इसका रंग ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा। इस प्रकार उसके मस्तिष्क में आम का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार उसके मस्तिष्क में आम का क्या हो जाता है? प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है। अब अध्यापक द्वारा या अन्य किसी के द्वारा द्वितीय भाषा जैसे अंग्रेजी का ज्ञान कराना हो तो अध्यापक छात्र से कहेगा टेक मैंगो। क्या बोलेगा मित्रों? टेक मैंगो। क्या बोलेगा? टेक मैंगो। लेकिन बच्चा नहीं, शायद आम को नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, शायद, है ना। छात्र सामने रखा हुआ आम नहीं उठाएगा। फिर कहा गया, अध्यापक दूसरी बार क्या कह रहा है? टेक आम। ध्यान देना इस बात को। देखिए, अंग्रेजी जो सिखाना चाह रहे हैं उसका टेक आ गया और मातृभाषा का आम आ गया। एक बार अब जैसे टेक आम कहा और बच्चे ने मान लो आम को पकड़ लिया, अब टेक का शब्द, उसको शब्द का अर्थ शायद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे टेक आम कहते कहते धीरे धीरे टेक मैंगो कहना शुरू कर देंगे और वो बच्चा धीरे 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 क्या करेगा? द्वितीय भाषा सीखेगा। अब
छात्र आम उठा लेगा और धीरे धीरे टेक यानी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी ग्रहण करता रहेगा। इस प्रकार से द्वितीय भाषा का ज्ञान प्रथम भाषा या मातृभाषा के साथ मिक्स करके ही दिया जाता है। ये है द्विभाषी पद्धति। मित्रों, आशा करता हूं ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इस प्रकार द्विभाषी विधि में प्रत्येक शब्द का अनुवाद तो नहीं किया जाता, लेकिन इसमें पूरे वाक्य में केवल उसी शब्द का अनुवाद किया जाता है जिसे छात्र मातृभाषा में शायद नहीं जानता है ना। मातृभाषा में शायद उसने उस बात शब्द को सुना नहीं, उसका अनुवाद जरूर करता है। बाकी वो सारे शब्द जो मातृभाषा में वो जानता है उसका कोई अनुवाद नहीं किया जाता। यह विधि द्वितीय भाषा सिखाने में उपयोगी है। छात्रों को कई विदेशी भाषा इस विधि की सहायता से सिखाई जाए। छात्रों को कई सारी विदेशी भाषाएं इस विधि की सहायता से सिखाई जा सकती है। तो मित्रों, 3 शिक्षण विधियां हमने आज भी कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूं मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिएगा। अवसाद से दूर रहना है। कहते हैं जिंदगी जो है ये जीवन 2 दिनों का मेला है ना। लेकिन अब ये 2 दिन हमारे कब पूरे होते हैं हमें पता नहीं। कर्म करते रहना है ना। एक दिन चला गया है, एक दिन आने वाला है, पता नहीं क्या गणित है, लेकिन हम कर्म करते रहें। हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हैं तब तक बहुत जिंदा दिली के साथ, कर्मठता के साथ अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहेंगे और परोपकार के कार्य निरंतर करते रहेंगे। कहते ना, किसी का हृदय दुखाना सबसे बड़ा पाप है, और किसी को आशा बंधाना है ना, किसी को संबल देना, किसी के उत्साह को बढ़ाना, किसी को सकारात्मक चिंतन की ओर प्रवृत्त करना, यही तो सबसे बड़ा पुण्य है। बस मैं ऐसा ही प्रयास करता हूँ। आप लोग जुट जाइए, अच्छे से पढ़िएगा, रातों को अपना बनाओ, दिन तो अपने हैं ही। सफलता आपकी नहीं होगी तो किसकी होगी यार। पढ़ते रहो। धन्यवाद।